सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज ये कुछ राइबोसोम्स को बनाता है। हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेल कंपोनेंट टॉपिक को फर्दर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। पिछले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन, उसी के अंदर सेल वॉल एंड उसके साथ साथ न्यूक्लियस को डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब बारी आती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के ही अदर नेम है साइटोसोल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब इसका काम क्या है? देखो, साइटोप्लाज्म तो एक तरीके से जेली लाइक सब्सटेंस है जो भरा हुआ है सेल के अंदर, राइट। तो वो क्या कर रहा है? सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है, साथ ही सेल में सेल की वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। उनको अपनी जगह पे होल्ड करना, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ सस्पेंडेड हैं? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म एक तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करने में, ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पे रखने में, और जो एंट्री और एग्जिट करके सब्सटेंस सेल में एंट्री कर रहा है या एग्जिट कर रहा है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इन्हीं ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और उनका क्या मेजर रोल है। स्टार्ट करते हैं इससे। दिस इज अ एनिमल सेल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बीच वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर का डेंस पार्ट न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियस होता है, इसके आसपास सबसे पहली जो चीज़ आती है दैट इज ईआर। अब ये ईआर क्या है? ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चैनल प्रोवाइड कर, एक चैनल की तरह है, डबल लेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस से लेकर सब जगह से फैलती हुई सेल मेम्ब्रेन तक भी क्या होती है? अटैच्ड होती है, राइट। तो ये सब्सटेंसेस को फॉर्म करने का काम करती है, साथ साथ कनेक्शन प्रोवाइड करती है न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन की तरफ, क्योंकि ईआर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्म करते हैं जो कि ज़रूरत होती है सेल मेम्ब्रेन को अपने आप को रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए एंड मेंटेन रखने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की मेम्ब्रेन को बनाए रखना, ठीक है। उसके लिए लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन पूरा कर रहा है? वो ईआर पूरा कर रहा है। अब हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये कुछ राइबोसोम्स को बनाता है जो पोर्स से निकलकर बाहर आते हैं, राइट। तो यहीं पे हमारी ईआर है, तो कुछ राइबोसोम्स इसी ईआर के ऊपर अटैच हो जाते हैं और बाकी सब फिर सेल में साइटोप्लाज्म में एज इट इज सस्पेंडेड रहते हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। अब दैट पार्ट ऑफ द ईआर जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं वो उसको रफ लुक देते हैं, इसीलिए उस पार्ट को क्या कहा जाता है? आरईआर। तो न्यूक्लियस के जस्ट पास, बिल्कुल पास जो ईआर का पोर्शन है जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, उस पोर्शन को बोला जाता है ईआर। और इसका मेजर काम क्या है? प्रोटीन्स बनाना, ठीक है।
अब जो थोड़ा दूर है ER, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, जहाँ पे उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं हैं, उसको क्या बोलेंगे? SER, स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है लिपिड्स, लिपिड्स अ फॉर्म ऑफ फैट्स एंड हॉर्मोन्स बनाना। ठीक है, तो पूरे के पूरे सेल में जहाँ पर भी देखो, जो ER है ना, वो एक तरीके का ना ट्रांसपोर्ट चैनल है, जिसको जो चीज़ चाहिए होती है, ये एक साइट, एक लेआउट प्रोवाइड करता है उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए और सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑर्गेनेली हमारा कवर हो गया है, दैट इज ER। कितने टाइप का है? RER और SER। Now the second organelle is राइबोसोम ही ले लेते हैं पहले। ठीक है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज हैं और इनका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटीन्स बनाना। अब आप कहोगे कि सारे ही प्रोटीन बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। RER में जो राइबोसोम लगा हुआ था वो प्रोटीन बना रहा था, तो अभी हमने कहा कि RER प्रोटीन बना के दे रही है। ठीक है, लेकिन बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का काम पूरे सेल में कौन कर रहा है? राइबोसोम्स कर रहे हैं। ठीक है, देन कम्स गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं? देखो, ये इस तरीके की होती हैं, जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैटन्ड सैक, और वो सैक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं। इस तरीके की बॉडी है ये गोल्जी बॉडी। ये करती क्या है? ये एक तरीके से ना गोडाउन का काम करती है। गोडाउन में क्या होता है? रॉ मटेरियल आता है, उसको स्टोर करके रखते हैं, जब जो डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते हैं, चीज़ को पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। राइट, यही काम ये गोल्जी बॉडी करती है। इस पूरे सेल में बाहर से कुछ आया, अंदर कुछ बना, वट एवर द केसेस, वो सारी चीज़ें गोल्जी बॉडी के अंदर जाती हैं। ठीक है, ये अपने अंदर उसको स्टोर करेगा और जिसकी जब जो डिमांड आएगी, ये क्या करेगा? एक वेसिकल बनाएगा, उसमें वो सब्सटेंस डालेगा। ठीक है, एज इट इज़ रिक्वायर्ड है, थोड़ा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का चाहिए, एक फैट्स का चाहिए, एक कार्बोहाइड्रेट का भी चाहिए। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और फिर वेसिकल की फॉर्म में रिलीज कर देगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। फिर उसको एक पाथ मिल जाता है और वो मूव करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? चीज़ों को आना, रखना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, नीड के अकॉर्डिंग पैक करना और भेज देना। ठीक है, लाइजोसोम्स भी यही बनाता है। एक और ऑर्गेनेली, लाइजोसोम्स क्या है? ये लाइजोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स को हम क्लीनर और सुसाइडल बैग, इन दो नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। क्लीनर, जब तक सेल वर्किंग में है, लिविंग सेल है, तब तक ये लाइजोसोम इसके अंदर घूम घूम के सब जगह जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनको अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट कर देता है। क्यों? बिकॉज लाइजोसोम्स आर मेड अप ऑफ, दे कंटेन वेरी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेसिकली ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। राइट, जो कौन बना रहा था? राइबोसोम्स। एक ही टाइप का प्रोटीन नहीं बनता, अब तक 40 प्लस टाइप के प्रोटीन्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग वाला काम करता है ना,
तो इसने क्या किया, अलग अलग प्रोटीन्स को इकट्ठा करके एक ही पैकेट में डाल दिया, उसी को हमने क्या बोल दिया, लाइसोसोम। तो कई बार क्वेश्चन आएगा कि लाइसोसोम कौन ओरिजिनेट करता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो अब जब तक सेल वर्किंग में है, लाइसोसोम्स घूमेंगे आपके सेल के अंदर और उसको क्लीन करने का काम करेंगे। कोई वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है गलती से, वट एवर द केसेस, ठीक है, ये सबको एनगल्फ कर लेगा और अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, दूसरा है सुसाइडल बैग। अब सुसाइडल बैग क्यों कहा, जब कोई सेल डेड हो जाएगा, किसी भी कारण से उसकी फंक्शनैलिटी ब्रेक डाउन हो गई है, वो अब काम नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस सेल के डेड होने पर लाइसोसोम्स बर्स्ट आउट कर जाते हैं। बर्स्ट होने से उनके अंदर के स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और उस सेल के कंटेंट को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। राइट, उस सेल के कंटेंट को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। उससे होता क्या है, वो सेल वहीं ख़त्म हो जाता है, उसका कंटेंट इधर उधर वेस्ट नहीं जाता, वो वहीं क्लीन भी हो जाता है। तो एक तरीके से जब तक लाइसोसोम वर्किंग में है, लिविंग सेल है, तब तक उसको साफ करेगा, उसके डेड होने के बाद उसके डेब्रिस को भी क्लीन करेगा खुद बर्स्ट होके। ठीक है, देन कम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, हम सब की जो वर्किंग है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली। बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ है, अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरीके से इनर फोल्डेड है। इनर फोल्डेड क्यों है, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया देने के लिए। है कौन ये है पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन वहाँ पे ये आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये सेल में एंटर करके साइटोप्लाज्म में, देन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी क्या है ये, दिस इज C6H2, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये जब माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं तो दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो सेल के थ्रू हमारे ब्लड में आता है और हम एक्सेल आउट कर देते हैं, वाटर हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एटीपी, एटीपी इज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। हमारी बॉडी में जो भी काम होगा, जिसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी, वो एटीपी की फॉर्म में होगी। अब यानी कि देखो, हमारी बॉडी को काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से। राइट, तो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, देन विक्यूल, एनिमल सेल में एब्सेंट भी हो सकते हैं और कुछ विक्यूल छोटे छोटे हो भी सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए कंटेन करके उसी में घूमते रहते हैं। इट कैन बी कि किसी एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं है, लेकिन वैक्यूल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में कई बार 90% जो वॉल्यूम है वो वैक्यूल कैरी करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे उसको हम। ठीक है, तो जितने भी हमने एनिमल सेल में ये ऑर्गेनेलीज लिखे थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपको मेजर आइडिया हो गया होगा कि व्हाट द ऑर्गेनेलीज आर, साइटोप्लाज्म में इनका होना उसको कितना इम्पॉर्टेंट बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज एनिमल सेल
एंड दिस इज प्लांट सेल। जैसे कि आप देख पा रहे हो एनिमल सेल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल, मतलब एक स्फेरिकल सेल की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एनिमल सेल प्लांट सेल का कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक एक करके चीज़ें देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन, these are the organelles या these are the parts of the cell which are common to both the cells. सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। न्यूक्लियस, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल पोजीशन में यानी कि नियर टू द बाउंड्री होता है, ठीक है। क्योंकि वैक्यूल ज़्यादा जगह ले लेता है तो बाकी ऑर्गेनेल्स बिल्कुल साइड में बाउंड्री की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। RER, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला रीजन जो ER का है दैट इज कॉल्ड एज RER, जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है और इधर भी। देन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वो दूर वाला पार्ट है ER का जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसको हम क्या बोल रहे हैं, SER, ठीक है। बोथ आर हैविंग माइटोकॉन्ड्रियाज ऑल्सो, बोथ आर हैविंग गोल्जी अपरेटस ऑल्सो, गोल्जी बॉडीज क्या थी ये, गोडाउन की तरह, है ना। देन कम्स लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स भी हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ राइबोसोम्स दोनों में अवेलेबल हैं, ठीक है। और साथ साथ जो वैक्यूल है, देखो प्लांट सेल में ये सेंट्रल वैक्यूल अपने अंदर बहुत सारा कंटेंट जो है वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसमें आपका वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, फूड होता है, हार्मोन्स होते हैं, वट एवर इज़ नीडेड बाय द प्लांट, क्योंकि ये इसलिए स्टोर करता है कि फ्यूचर में अनफेवरेबल कंडीशंस में व्हेन एवर वट इज़ रिक्वायर्ड वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वैक्यूल की जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और जो सेल का कंटेंट है उसको हम बोलते हैं सेल सैप, सेल सैप, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल में भी वैक्यूल हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, होंगे तो छोटे होंगे, इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में रिक्वायर्ड नहीं है। अब उन पार्ट्स की बात कर लेते हैं जो कॉमन नहीं है। प्लांट सेल में हम सेल वॉल की बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके पास सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी है, हार्ड है, रिजिड है, उसको अपने शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, राइट। सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट, plants are green in color, they produces various colored fruits, ठीक है। फ्लावर्स होते हैं कलर्ड, फ्रूट्स होते हैं उसके कलर्स। तो ये कलर्स कहाँ से आए, क्योंकि प्लांट्स के पास एक और चीज़ होती है दैट इज प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये 3 टाइप के हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर्स क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ये सब। एंड लास्ट इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल स्टोर्ड है, वो भी तो होगा ना। तो ये खाली किसके पास होते हैं, प्लांट सेल के पास, राइट। एनिमल सेल के पास एक सेंट्रोइल या सेंट्रोजोम नाम का एक ऑर्गेनेली होता है, जो कि जब सेल एनिमल सेल डिवाइड होने वाला होता है, डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीज़न के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेंट्रोजोम के अंदर अ पेयर ऑफ सेंट्रोइल्स होते हैं, ठीक है, और ये सेल डिवीज़न के दौरान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये आपका सेल, इसके कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ सेल, पहले हमने स्टार्टिंग में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट की बात की थी। अब जो मेजर 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके सेल को डिफ्रेंशिएट किया है।
तो यहाँ तक का हमारा पोर्शन अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो उनकी स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं या क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में, और हमारी लाइफ में वो कैसे यूज़फुल है। ठीक है, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा। अगला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।